इंसाफ को बड़ा एतमाद है कि इमरान खान जल्द रिहा हो जाएंगे। चंद दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तल कर दी और इस फैसले ने पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों में यकीनन उम्मीद दिला दी। बानी पीटीआई की जल्द रिहाई की उम्मीद पैदा कर दी। बाज़ रहनुमा तो ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान बस इसी महीने बाहर होंगे। अंदर जो है अप्रैल में ही इमरान खान की सभी केसों में से जो है मुखलसी हो जाएगी और ये बाहर आ जाएंगे। तो इसमें कोई एहसान या डील वाली बात नहीं है, खुदारा ये कमजरफी वाली बात होगी अगर कोई इसको डील कहेगा तो। ऑलराइट, देयर यू गो। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के दावे अपनी जगह, लेकिन मुस्लिम लीग नून के बाद सीनियर रहनुमा भी समझते हैं कि जिस तरह केसेस चलाए जा रहे हैं इमरान खान की रिहाई का इम्कान मौजूद है। ये बात दुरुस्त है कि इन केसेस का जो ट्रायल है उसमें प्रोसीजरल लैप्सेस हुए हैं। कुछ प्रोसीजरल लैप्सेस ऐसे हुए हैं जिस पर ये सज़ा की सस्पेंशन का केस बनता है। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो ये तोशाखाना केस जो है ये 2+2=4 है। इल्ज़ाम दुरुस्त है, लेकिन इल्ज़ाम को साबित करने के लिए कानून के मुताबिक आपको एक्ट करना पड़ता है। अब अदालत में साबित करने में प्रोसिक्यूशन जो है वो कोई अगर प्रोसीजर लैप्सेस करती है और उसका फ़ायदा मुल्ज़म को पहुंचता है तो वो एक अलग चीज़ है। सियासी बहरान को ख़त्म एक ही बंदा जो है वो कर सकता है। रुकावट भी एक आदमी है और इसको दूर भी एक आदमी कर सकता है। दूर करने वाले का नाम मियां नवाज शरीफ है और जो इस वक्त वाहद बंदा रुकावट बना हुआ उसका नाम इमरान खान है। नवाज शरीफ जिस पाए के लीडर हैं वो आज भी इस बहरान में भी वही हैं जो किरदार अदा कर सकते हैं, पर और कर नहीं रहे। इसको किसी जहत देखें कर वो इसलिए नहीं रहे कि उनको मैंडेट नहीं मिला। अच्छा जी, अब आपको बताएं कि इलेक्शन के बाद तहरीक इंसाफ के सियासी हालात बदलते नजर आए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में आपको पता है कि हुकूमत बन चुकी है, बाज़ रूपोश रहनुमा सामने आ चुके हैं और कई रहनुमाओं को अदालतों से ज़मानत मिल चुकी हैं। और उधर अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवाई है कि 9 मई के 20 मुल्ज़मान को ईद से पहले रिहा कर दिया जाएगा। यही ऑप्टिक्स तहरीक इंसाफ के एतमाद में इजाफा कर रहे हैं कि इमरान खान अब जल्द रिहा हो जाएंगे और अगर ऐसा हो गया तो मुल्क की सियासत नई करवट लेगी। आपको पता ना फिर और डेवलपमेंट्स होती हैं, तहरीक इंसाफ की सियासी समत भी वाज़ेह होगी। हो सकता है कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम भी आ जाए। इस बात को लेके कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा। I'm not sure. I would want anything जिससे कोई पीसफुल एटमॉस्फेयर जो है ना, जो पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि बहुत ही बैड हुआ है। आपको ट्रैक रिकॉर्ड से पता लग ही जाता है ना कि कौन सियासी या इस्तेहकाम या ठहराव की सियासत करने का आदी है और कौन नहीं है। शब्बीर डार हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथी हैं और आसमा शिराजी साहिबा भी सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। शब्बीर से हम जानेंगे जो कि जेल में इमरान खान सहाफ़ियों से जो गुफ्तगू करते हैं, शब्बीर बड़ा क्लोजली उसको कवर भी करते हैं। सो उनसे हम जानेंगे क्या लग रहा है आपको। आप इनके केसेस भी कवर करते आए हैं, फॉलो भी कर रहे हैं, जल्द इनकी रिहाई होती हुई नज़र आ रही है शब्बीर? जी अब्दुल्ला, हम इमरान खान जेल से कब बाहर आते हैं, बहुत आते हैं, आते भी हैं कि नहीं आते हैं, ये कहना अभी कबल वक्त है। और उनके जेल से बाहर आने की दो ही सूरतें हैं, या तो उनको जो सज़ाएँ हुई हैं मुख्तलिफ़ केसेस में वो सज़ाएँ ख़त्म हों, या फिर अगर किसी किस्म के मुज़ाकरात हो रहे हैं बैकडोर तो उस डील की सूरत में उनकी रिहाई मुमकिन है। इस वक्त जो पीटीआई के अंदर जो पीटीआई रहनुमा ये बातें कर रहे हैं कि अप्रैल के महीने में उनकी रिहाई मुमकिन है, हमारी नज़र में जहाँ तक हमारी गुफ्तगू होती है इमरान खान से, वो जिस तरह उनकी बॉडी लैंग्वेज है या जो उनका रवैया है, उनकी जो गुफ्तगू है, उससे कहीं से ये तासुर नहीं मिलता कि इमरान खान की रिहाई बहुत जल्द मुमकिन है या बैकडोर किसी किस्म का। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शब्बीर। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि इमरान खान ने जो अभी ताज़ा भी गुफ्तगू की थी या जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है या जिस तरह से उन्होंने स्टांस लिया हुआ है, ऐसा लग नहीं रहा कि उनके मौक़िफ़ में कोई लचक आई है या आने का कोई इम्कान है। बज़ाहिर अब पसे पर्दा बैकडोर्स बंद कमरों में क्या चल रहा हो वो हमें नहीं मालूम, लेकिन अपैरेंटली ऐसा कुछ नहीं हो रहा। आसमा शिराजी हमारे साथ हैं और आसमा आपकी बड़ी नज़र होती है सारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स में। बताइएगा, ये हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट ने
अभी बात की है, कोई बैकडोर चैनल है जो ऑन है और उससे लग रहा है कि खान साहब की शायद रिहाई हो जाए, एंड ऑफ कोर्स उनकी सजाएं मुअत्तल होंगी, ख़त्म होंगी तो ही रिहाई होगी। लेकिन व्हाट आर द सेंस दैट यू आर गेटिंग, क्या होने वाला है? बहुत शुक्रिया हुमा और अब्दुल्ला। देखिए, कहने को तो बहुत कुछ कहा जा सकता है। ज़ाहिर है कि केसेस हैं, खास करके तोशा खाना केस की सज़ा जिस तरह से मुअत्तल हुई है, पहले उसमें इलेक्शन कमीशन वाले केस के अंदर, ट्रायल केस के अंदर, और उसके बाद फिर आपने देखा नैब के अंदर भी उनका जो मामला है वो ख़त्म हुआ। हालांकि ये बात दुरुस्त है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये केस था और ये बहुत वसूख के साथ कहा जाता था। खुद इमरान खान साहब ने भी इस पर तस्लीम किया कि घड़ी का जो भी मामला थे उसका बेचना, उसके जो भी जराए थे, वो एक अपनी जगह पे अहम है, लेकिन खुद नैब का इस मामले के ऊपर एतराज ना करना, सस्पेंशन का, ये एक बहुत बड़ा एक सवालिया निशान बहरहाल बनता है। और फिर साइफर के अंदर भी आपने अगर कमेंट सुने हो और जो लास्ट प्रोसीडिंग्स हुई हैं उसके अंदर भी मेरा ख्याल है कि ये तवक्कुआत बहुत बढ़ गई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि ये सब मामला जो हैं वो संभल सकते हैं। लेकिन अभी 9 मई के हवाले से दीगर केसेस भी खान साहब के ऊपर हैं, तो सरेदस उनको अगर साइफर केस से भी रिलीफ मिलता है तो मेरा नहीं ख्याल कि उनकी रिहाई बहुत जल्द जो है वो मुतवक्किल है। लेकिन एक बात जो आपने सवाल पूछा है कि क्या ये कोई डील का नतीजा है या नहीं है, देखिए जो हमारे जराए बता रहे हैं वो ये है कि इमरान खान साहब बातचीत करने को तैयार नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ से भी कोई ऐसे इम्कानात हमें नजर नहीं आते। अगर जाहिर है उसमें जो ताकतवर हल्के हैं या मुख्तदर हल्के हैं उनकी तरफ से भी देखा जाए तो कोई मुज़ाकरात के लिए या बातचीत के लिए कोई आमादगी नजर नहीं आती। तो ये बहुत सारी ख्वाहिश जरूर हो सकती है तहरीक इंसाफ की जानिब से या दूसरी जानिब से, लेकिन इसकी को खबर बनाने के लिए अच्छा एक पैटर्न रहा है, आपको पता है आसमा, इमरान खान साहब बयानात देते थे, इंटिमिडेट करते थे, इदारे या शख्सियात दबाव में आती थी और फिर वही हो जाता था जो वो चाहते थे। पर्टिकुलरली सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी के मामलात में ऐसा माजी में बहुत दफ़ा हुआ है, आपको पता है, वो एक माहौल बना देते थे। अभी जो उनकी लेटेस्ट स्टेटमेंट थी जिसमें उन्होंने बड़ी बराह रास्त तनकीद की है मुख्तदर हलकों पे, कुछ अहम शख्सियात पे, क्या इससे अखज़ किया आप लोगों ने? मतलब ऐसा ही लग रहा था कि फेस ऑफ चल रहा है, कोई बड़े सख्त बयानात थे। बिल्कुल अब्दुल्ला, आपने मेरे ख्याल सही पॉइंट आउट किया इस चीज को, और अभी भी यही बात है कि बातचीत हो क्यों नहीं रही, और इसीलिए उनका निशाना जो है वो उसी शख्सियत को है। और आपने देखा होगा उसके बाद एक पूरी ट्रोल ब्रिगेड है जो कि आ जाती है और वो तनकीद करती है, भले वो चीफ जस्टिस हों, भले वो आर्मी चीफ हों, और उनको निशाना बनाती है। ये असल में जो आपके मतलूबा नतायज हैं वो अगर मुयस्सर नहीं है या मतलूबा नतायज आप चाहते हैं और वो नहीं मिल पा रहे तो ये उसके दबाव का एक अक्कास भी है। लेकिन दूसरी तरफ आपने एक और अहम डेवलपमेंट भी देखी होगी, और वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा की पूरी कैबिनेट जो है वो कोर कमांडर्स हाउस में जाती है और उनसे बातचीत करती है। इसके ऊपर एक मुख्तसर सा अलामिया भी आपने देखा होगा, लेकिन ये कोई मामूली डेवलपमेंट नहीं है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में दो तरफा या दो तरह की सिमें चल रही हैं, एक सिम जो कि मुज़ाहमत की बात कर रही है और दूसरी सिम जो कि मफाहमत की बात कर रही है। और मफाहमत इसलिए कि ज़ाहिर है उनको सूबा भी चलाना है, और ये दो रोया जो ताल्लुकात हैं इसके ऊपर वो मुत्तफिक नजर आते हैं कि इन ताल्लुकात को बढ़ाना भी है और इसी के बीच में से अपना रास्ता बनाना भी है। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब के हाथ में सरेदस्त इस वक्त कुछ भी नहीं है। और एक बहुत बड़ा टूल जो कि पहले उन्होंने कहा भी था वो बुशरा बेगम साहिबा का था, उनके जरिए से वो बात कर रहे थे, यानी एक कनेक्शन था, मैं इसको अगर यूं कहूं, और वो भी अब जेल के अंदर है या बंद है। अगर उनकी सजा इद्दत वाले केस के अंदर खत्म हो जाती है तो फिर वो उनकी रिहाई के इम्कानात जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, और अगर उनके इम्कानात बढ़ जाते हैं तो फिर वो कहा जा सकता है कि एक जो ब्रिज है या कनेक्शन है वो बिल्डअप हो सकता है। सरेदस इमरान खान साहब की गारंटी के लिए, जमानत के लिए, उनसे बातचीत के लिए बज़ाहिर कोई बराह रास्त जो केसेस की सजाओं मुअत्तली की हम बात कर रहे थे, बाज़ केसेस जो बज़ाहिर मजबूत भी नजर आते थे वो केसेस बड़े भोंडे तरीके से चलाए गए। सो ये भी एक हकीकत है। उनकी प्रोसीडिंग सबके जो है वो तो केस ही फजूल था, वो तो केस ही फजूल था, लेकिन बाकी जो केसेस हैं जो बड़े मजबूत हो सकते थे, बन सकते थे, वो नहीं बनाए गए, और फिर पै दर पै जिस तरह इलेक्शन से पहले सजाएं आए। तो ये पता नहीं होता जो लोग इन चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं या सबके इल्म में होता है और जानबूझकर इस तरह किया जा रहा होता है?
अब्दुल्ला, ये हमारी एक बदकिस्मती रही है, सियासी तारीख भी रही है कि केसेस बनते कैसे हैं और केसेस खत्म कैसे होते हैं। आपने देखा होगा हाल ही में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो सरबराह हैं मियां नवाज शरीफ, उनके खिलाफ केसेस जो थे वो खत्म हुए। उसमें उनका ये कहना है कि ये सियासी मुकदमात थे। इमरान खान साहब का ये कहना है कि उनके सियासी मुकदमात हैं, ये बनते कैसे हैं, खत्म कैसे होते हैं, इसकी एक लंबी डिबेट है जिसके ऊपर बात किसी वक्त बाद में जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि जब ये केसेस बनते हैं तो उसके साथ उनके शवाहिद और उनकी जो तरीका का प्रोसिक्यूशन जिसको कहते हैं वो कितनी मजबूत है। और आपने राना सनाउल्लाह साहब को मुख्तलिफ जगहों पे सुना होगा, आपने सुनवाया अभी उनको, वो बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही बहुत सारी चीजों की कर रहे हैं कि केस इतने कमजोर बनाए जाते हैं या बनाए गए हैं, और उनका ये इल्जाम है कि वो उसको साबित करना जो है वो कोई खत्म करना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो क्या कहीं पे प्रोसिक्यूशन की कमजोरी है? क्या प्रोसिक्यूशन उसको साबित कर पाएगी जो इल्जामात उन्होंने आयद किए हैं? और ये एक बहुत ही अहम मामला होगा क्योंकि हमने तोशा खाना का जो ट्रायल था वो भी देखा और उसके अंदर इलेक्शन कमीशन के दलाइल भी सुने, और उसके बहुत ही एक वाज़े किस्म का वो केस है। अगर उसके अंदर भी नैब जो है वो कमजोर महसूस कर रही है खुद को या उनके पास सबूत नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक सवालिया निशान जरूर है। इसी तरह साइफर का केस भी है, वो भी आपके सामने। तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं जो कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर सियासी तौर पर उसको देखा जाता है, और पाकिस्तान के जो सियासी रहनुमा है उनके ऊपर जो मुकदमात हैं उनके अंदर सियासत बहरहाल इन्वॉल्व होती है। इन केसेस के अलावा और खास करके जो अहम केस है वो 9 मई का केस है। अगर 9 मई के अंदर इमरान खान साहब के खिलाफ जो है उनको लगता है कि वाकई उन्होंने इश्तियाल किया, इंस्टिगेट किया, किसी प्लानिंग का हिस्सा था, या उस वक्त आर्मी चीफ के खिलाफ जो है कोई साजिश प्लान की गई थी, तो फिर एक ये बड़ा केस बन सकता है और इसके प्रॉपर शवाहिद भी होने चाहिए। लेकिन क्या प्रोसिक्यूशन उसको साबित कर पाएगी? ये भी एक बहुत अहम सवाल होगा और देखना पड़ेगा कि किस तरह से ये मामला जो है वो आगे चलते हैं, और अगर सजा भी होती है तो कितनी होती है, और अगर होती भी है तो क्या वो भुगत चुके होंगे। तब तक बहुत सारी चीजें हैं। जहां तक सियासी इस्तेहकाम की बात आपने की है, देखिए बहुत सारे डॉट्स है जिनको कनेक्ट करने की जरूरत है। क्या इस वक्त पाकिस्तान, जैसे वजीर आजम इस वक्त बाहर है, सऊदी अरब में है, और वहां पे हमारे सियासी मामलात के अंदर भी सऊदी अरब की इन्वॉल्वमेंट कोई ढकी छुपी नहीं है, और ये भी एक हिस्सा रही है पाकिस्तान की सियासत का। वहां पे चीजें किस तरह से आगे बढ़ती हैं, सरमायाकारी होती है नहीं होती है, मुआशी तौर पर कहाँ मामला जाते हैं, मेरा ख्याल है इसका बहुत ताल्लुक होगा पाकिस्तान के सियासी फैसलों के हवाले से भी, और इस तरह के जो फैसले हैं उसके ऊपर भी इसका असर पड़ सकता है। That is yet to be seen। अभी वो दौरा चल रहा है। बहुत शुक्रिया। ईद मुबारक टू यू आसमा एज वेल। सो अभी हम जो भी मिल रहा है ना हमें, हम उसे ईद मुबारक ऑलरेडी करना शुरू हो गए कर रहे हैं क्योंकि अभी होने ही वाली है। ब्रेक ले रहे हैं, थोड़ी देर में मिलते हैं। अच्छा जी, आपके पास अच्छा एनीवे आवर गेस्ट इज वेटिंग फॉर अस। आगे चलते हैं, आपको बताएं कि दुनिया भर में जहां जहां बर्फपोश पहाड़ और वादियां होती हैं वहां स्नो स्पोर्ट्स या विंटर स्पोर्ट्स एक बड़ा कल्चर होता है। पाकिस्तान में ऐसी जगहों की कोई कमी नहीं, लेकिन ये विंटर स्पोर्ट्स की जो हम बात कर रहे हैं उसकी स्कीइंग भी, अब बल्कि आप इसमें डाल दें ये वगैरह, इसका इतना रुझान नहीं है। रिसेंटली एक मालम जब्बा ही हमारा स्पॉट था जो स्कीइंग, इससे पहले जितनी भी हमने स्कीइंग जिंदगी में देखी है वो मालम जब्बा पे देखी है। अब जरा एक दो और स्पॉट्स भी बने जैसे नगर में भी है। अच्छा, ये सब बदलने का मिशन उठाया है नफीसा अंदराबी ने। पाकिस्तानी अमेरिकन हैं, प्रोफेशनल एथलीट हैं, स्कीयर हैं, कोपैमा हैं, और अमेरिकी कंपनी है नॉर्थ फेस, उसकी एथलीट हैं, उनके एथलीट्स में अमेरिका में शामिल हैं। नफीसा ने गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों यानी शमशाल, शिगर, हुंजा और स्कर्दू से खवातीन को सिलेक्ट किया। उन्हें 4 दिन की एक खुसूसी कैंप में स्कीइंग की ट्रेनिंग दी, तरबियत दी और सामान भी मुहैया किया नागर वैली में। जी, अब इससे भी बात करते हैं। नफीसा इज विद अस। नफीसा कैसी हैं आप? और जबरदस्त आपने काम किए। पहले तो ये बताएं, वी डू नो कि आप भी स्कीयर हैं, वहीं से क्या आइडिया आपको कि पाकिस्तान में इतनी जबरदस्त स्लोप्स हैं और वहाँ भी स्कीइंग होनी चाहिए? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। बस ये है कि जैसे ग्रोइंग अप मैं अमेरिका में जब स्कीइंग मैंने सीखी तो मेरे पास कोई रोल मॉडल्स नहीं थी ना, पाकिस्तानी फीमेल स्कीयर्स, पाकिस्तानी फीमेल एथलीट्स। मैं यहाँ जब पाकिस्तान आती थी मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया इधर कराकोरम में बचपन से, लेकिन जो भी लोग पहाड़ियों में चढ़ के स्कीइंग कर रहे थे यहाँ वो अमेरिकन थे, यूरोपियन थे, गोरे थे,
आदमी थे और मुझे ये लग रहा था कि मतलब सबसे दुनिया में सबसे जो बेस्ट पहाड़ियाँ हैं वो यहाँ हमारे पास पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान में लोग स्कीइंग नहीं कर रहे, पाकिस्तान में लोग इन पहाड़ियों को चढ़ के स्की नहीं कर रहे, लेकिन मेरा दिल कर रहा था कि मैं कर सकूं ये चीज़ें। तो मैंने सोचा कि मैं अपने ये भी चाहती हूं। आपने ठान ली, फिर उसको एक्चुअल कर दिखाना वो बड़ा मुश्किल होता है। सो क्या हर्डल्स आई या हर्डल्स नहीं आई, आपने बस बात करना शुरू की, राब्ते करना शुरू किए और एक के बाद एक चीज होती चली गई? हाँ, आई मीन काफ़ी मुश्किल था। तो पहले ये था कि इवन अमेरिका में जैसे लोग स्पॉन्सरशिप मिलना काफ़ी मुश्किल है। तो पहला ये था कि मैंने नॉर्थ फेस टीम को ज्वाइन किया। मैं उस टीम को इससे ज्वाइन करी हूँ, लाइक उनके पास एक प्रोग्राम है एथलीट डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो वो मैंने शुरू किया कि ये जैसे लोग जो एथलीट्स बनना चाह रहे हैं उनको कैसे हम पाइपलाइन कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जो टीम है वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, उसमें एल्पिनिस्ट, रॉक क्लाइंबर्स, ट्रेल रनर्स जैसे सबसे जो एलीट लोग होते हैं। तो पहले मैंने वो शुरू किया, फिर उन्होंने कहा कि कई लोगों के लिए हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि वो उनको प्रोजेक्ट फंडिंग मिल जाए। ये हो सकता है कि आप अपने लिए कोई प्रोजेक्ट करें कि ये मैंने रेस भागनी है या ये मैंने पहाड़ चढ़नी है, लेकिन मैंने सोचा कि ये इतने पैसे होंगे, इतने रिसोर्सेज होंगे नॉर्थ फेस से, तो उनके साथ क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा कि वो उस प्रोजेक्ट फंड के साथ मैंने तो स्की कैंप लगाना है पाकिस्तान में। तो ये फिर कोशिश किया कि ये स्की कैंप लगाएं, मतलब हर स्टेप ऑफ द वे इतने हर्डल से, इतने लॉजिस्टिक्स से। पहले तो अमेरिका में जैसे नॉर्थ फेस को कन्विंस करना कि यहाँ हमें करना चाहिए एक स्की कैंप, उसके सारे लॉजिस्टिक्स, यहाँ लोगों को पहुँचाना। फिर मैंने ये कहा था कि सब लोग जो पार्टिसिपेट करेंगे उनमें ज़रूरी था मेरे लिए कि उन सबको अपना अपना गियर हो, ये ना हो कि सब हैंड मी डाउन्स, ये मतलब मुझे चाहिए थी नई डोनेशन के मैं लाऊं सब लोगों के लिए, नया हो। साथ साथ ही हम मतलब सीरियसली एथलीट्स, नफीसा हम साथ साथ विजुअल्स भी देख रहे हैं, क्या स्टनिंग किस्म की जगह है। ये बताइएगा कि वो सिलेक्शन जो फिर आपने की लड़कियों की, वो कैसे, व्हाट डिड यू लुक इन देम कि वो कर पाएंगी कि नहीं? ये मैं सोच रही थी कि ये होगा ज़रा सा इंटरमीडिएट बैक कंट्री स्कीइंग कैंप। एक तो होता है बस डाउनहिल स्कीइंग, लेकिन मैं जो करती हूँ अमेरिका में और जो मैं यहाँ करना चाह रही थी वो है बैक कंट्री स्कीइंग और स्की माउंटेनियरिंग। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा स्किल चाहिए होता है कि मतलब बहुत डाउनहिल स्कीइंग और माउंटेनियरिंग की एक्सपर्टीज़। तो जो लोग मैंने सेलेक्ट किए थे वो ये थे लोग जो ऑलरेडी आउटडोर एजुकेटर्स हैं, स्कीयर्स हैं, माउंटेनियर्स हैं, क्लाइंबर्स हैं। तो मैंने कहा कि मेरी वैल्यू ऐड है कि मैं उनको थोड़ा सा और एक्सपर्टीज़ दे सकती हूँ अपहिल स्कीइंग, बैक कंट्री स्कीइंग में। और दूसरी ये है कि मैं उनको एक्सपर्टीज़ दे सकती हूँ और मतलब नॉलेज पास कर सकती हूँ एवलांच सेफ्टी के बारे में, क्योंकि बैक कंट्री स्कीइंग और स्की माउंटेनियरिंग करने के लिए बहुत एवलांच सेफ्टी और एवलांच एजुकेशन की भी ज़रूरत होती है। तो वो तो जो लोग आए थे कैंप में उनको मतलब ऑलरेडी वो क्लाइंबर्स थे, तो कई लोग मलम जब्बा में पढ़ाते हैं, मतलब सिखा रहे हैं लोगों को स्कीइंग। कई तो लोग लड़कियां कितनी मिली आपको इस कैंप के लिए? इस कैंप में 7 लड़कियां आई हुई थी और वो सब गिलगित बल्तिस्तान से हैं। एक तो शिगर और स्कर्दू, कई लोग शिमशाल, कई लोग हुंजा, गोजाल। उस पार्ट ऑफ द कंट्री की लड़कियां, खवातीन बड़ी एंटरप्राइजिंग होती हैं, बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है उनको देख के बहुत लड़कियों। नफीसा अब ये बताएं व्हाट नेक्स्ट? एक दफ़ा तो ये हो गया, इज दिस गोइंग टू बी एन ऑनगोइंग थिंग? आई मीन नॉर्थ फेस बहुत एक्साइटेड है इस प्रोजेक्ट के बारे में। उन्होंने कहा कि लाइक ज़बरदस्त था सब कुछ जो हुआ है, जो हमने कैंप सेटअप किया, बहुत इंटेंसिव वर्कशॉप की हमने, 4 दिनों के लिए हम वहाँ ऊपर पहाड़ी में गए हुए थे, वहाँ कैंप किया, वहाँ सब कुछ सीखा। खट्टे कम्युनिटी से भी लोग आए हुए थे, मुइज़ुद्दीन और नवीद हैं 2 लोकल स्की गाइड्स, उनको भी मैंने बुलाया। मेरी एक दोस्त है क्रिस्टीना लूस्टनबर्गर, वो स्कीयर है कैनेडियन, वो भी आई नॉर्थ फेस से सिखाने के लिए। और फिर जो सब लोग जो नॉर्थ ईस्ट के लोग मतलब बहुत एक्साइटेड थे कि ये किस तरह चला है, और उन्हें कहा है कि वो चाहते हैं कि मतलब अगले 2-3 साल के लिए दें। मेरे लिए ड्रीम है कि मैं इसको एक्सपैंड कर सकूं, कि मैं अगले कोई 5-10 साल इसको ग्रो करूं, इसी कोहोर्ट जो लड़कियां आई हुई थी उनके साथ काम करती रहूं। इससे पहले स्कीइंग होती थी या यू वर द फर्स्ट वन टू ट्राई स्कीइंग ऑन दिस स्लोप? एक नवीद जो आया हुआ था मेरे साथ, वो शिमशाल का है, उसने इस स्लोप को डिस्कवर किया था। उसने कहा कि मेरा ख्याल है यहाँ दिस इज़ परफेक्ट फॉर स्की कैंप। लेकिन नगर के लोग जब हम वहाँ ऊपर हाइक करके जा रहे थे, उन्होंने कहा कि यहाँ हमने पहले कभी किसी को देखा नहीं यहाँ चढ़ते हुए इतने बड़े ग्रुप को। तो वो भी आए, उन्हें हमें सब लोगों को हार बनाए, तो वो बहुत एक्साइटेड थे। तस्वीरें देख के नफीसा ये लग रहा है जो हम विजुअल्स देख रहे हैं कि ये बड़ी स्मूथ स्लोप्स थी और वो ट्रैक्स जो हैं वो पहली बारी बने हैं वहाँ आप लोगों की बदौलत। सो ये नज़र हमें आ रहा है।
हाँ बिल्कुल, ये जो अनटच स्लोप्स थे, एक दिन काफ़ी बर्फबारी पड़ी तो फिर दूसरे दिन हमने टाइम स्पेंड किया मतलब ऊपर वाला ट्रैक लगाने के लिए, और फिर वो हम अंग्रेजी में कहते हैं लाइक फ्रेश पाउडर टर्न्स, तो हमें फ्रेश पाउडर टर्न्स मिले और सब लोग बहुत एक्साइटेड थे इस चीज़ के बारे में। जबरदस्त काम कर रही है, एंड वी होप दैट आप इसको कंटिन्यू रखें, होपफुली कंटिन्यू करें इसको। आई वांट टू गो देयर, लवली, बड़ा दिल चाह रहा है, ब्रेक ले बेचारे देखते रहें जो कर रहे थे। वेलकम बैक जी। तांदले हवाला के बाद जहलम के मदरसे से भी बच्चों से मुबैना ज़्यादती का केस सामने आ गया है। दीना में मदरसे के तालिब इल्मों से ज़्यादती के इल्ज़ाम में मौल्लिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मदरसे के मौल्लिम के खिलाफ 10 तालिब इल्मों से का मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा एक 14 साला तालिब इल्म के वालिद की दरख्वास्त पर दर्ज किया गया है। मुतासरा तालिब इल्मों की उम्रें 12 से 18 साल के दरमियान हैं। FIR के मतन के मुताबिक तालिब इल्मों को गुज़श्ता कई माह से मुलज़िम ज़्यादती का निशाना बना रहा था। पुलिस के मुताबिक मुलज़िम को सिविल जज की अदालत में पेश करके जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। अच्छा जी, इससे पहले आपको याद ही है तांदियावाला में भी 22 मार्च को ऐसा ही वाक़या पेश आया था। पुलिस ने FIR दर्ज करके मौलम को गिरफ्तार किया था, लेकिन फिर बासर लोगों ने उसको बचा लिया था एंड ऑल दैट। लेकिन मीडिया और सिविल सोसाइटी के शोर मचाने पर पंजाब पुलिस ने कहा कि हम उसको दोबारा से अरेस्ट करेंगे। उसके बाद 7 दिन गुजर चुके हैं, कुछ हुआ नहीं है। होना तो ये चाहिए कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को इस किस्म के केसेस में फरीक बनना चाहिए ताकि बच्चों से ज़्यादती के केसेस की सही तरह पैरवी हो सके। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और आज हम इस पर बात करेंगे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से भी, लेकिन अभी अपडेट करेंगे डॉक्टर सुहेल अहमद। ये वाक़यात कब के हैं और कब इन्होंने रिपोर्ट किए और फिर पुलिस ने अब तक जो कार्रवाई की है, प्लीज़ बताएं सुहेल। के साथ ज़्यादती हुई तो बच्चे ने घर आके अपने वालिद मोहम्मद शहजाद बताया कि मेरे साथ कारी साहब ने ज़्यादती की है। तो बच्चे के वालिद मोहम्मद शहजाद ने फौरी तौर पर 115 पर कॉल की। उसके बाद थाना दीना में जाके रपट दर्ज कराई। रपट दर्ज होते ही DPO जेलम नासिर महमूद बाजवा ने फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए एक टीम तश्कील दे दी, जिसकी सरबराही DSP नदीम तारक और SHO दीना एहसान शाह ने की। इस टीम ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए चंद घंटों में मुलज़म कारी इमरान को गिरफ़्तार कर लिया और फिर उसके बाद अदालत में पेश किया, जहां से इस मुलज़म इमरान का पुलिस रिमांड लिया गया और आज जो है उस मुलज़म को DNA के लिए लाहौर ले जाया गया है। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बात करेंगे अब सारा अहमद से, जो चेयरपर्सन है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पंजाब। सारा, आप हमारे शो पे आती रहती हैं, हम बहुत बार इस किस्म के टॉपिक्स पे, इसी टॉपिक पे ही बात करते हैं, लेकिन एक बात आपसे आज पूछना चाहते हैं कि क्या चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ख़ुद प्रैक्टिकली इन्वॉल्व नहीं हो सकता इन केसेस में फरीक बन के, क्योंकि नज़र आ रहा है कि क्या हो रहा है और फिर बाहर लोग हैं और ऑब्वियसली वो केसेस ख़त्म कराने की कोशिश करते हैं, ऑल्दो ये सब कुछ हो रहा होता है उधर। तो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो क्या कर सकता है इस हवाले से? बिल्कुल, देखें, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो कंप्लेनेंट ज़रूर बन सकता है इस केस में अगर स्टेट ऑलरेडी नहीं इंटरवीन कर चुकी हो। लेकिन हमने वो जो लास्ट वाक़या उसमें भी देखा और अभी आज जो ये वाक़या सामने आया है झेलम वाला, इसमें हमने देखा कि FIR दर्ज कर दी गई है। इसमें 3 सेक्शन जो लगाया गया है इट्स वेरी रेलिवेंट, और 377(3) जिसकी जो सज़ा है ना, अगर वो जुर्म प्रूव हो जाता है, दैट इज़ डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो इसकी बड़ी सख्त सज़ा है अगर ये प्रूव हो जाता है। तो ऑलरेडी स्टेट कर चुकी है, तो वी डोंट नीड टू बिकम अ कंप्लेनेंट। तांदिया वाला केस में तो स्टेट फिर बाद में इन्वॉल्व हुई ना, और उन्होंने कहा हम रीअरेस्ट करेंगे उस मौलम को, लेकिन उसका भी एक प्रोसेस है, हाई कोर्ट से राब्ता किया है, अब वो कब तक होता है नहीं होता। नीड सम प्रेशर फ्रॉम चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और सम अदर इदारा, क्योंकि ये काम इतनी जल्दी हो नहीं रहा। देखिए, जो आपने वो वाला पहले वाला केस मेंशन किया, वो ऑफकोर्स सिविल सोसाइटी, मीडिया के, इवन हमारे प्रेशर, जब हम सब ने आवाज़ उठाई, मैंने भी आवाज़ उठाई, उसके बाद जो इस पर एक्शन लिया, इवन द चीफ मिनिस्टर इंटरवीन, और उनके कहने पे फिर ये दोबारा एक पिटिशन फाइल की गई ताकि लाहौर हाई कोर्ट से वापस स्टेट इंटरवीन करके वो FIR करे। लेकिन अगर नहीं होता ना, वो हमारी नॉलेज में भी बाद में आया व्हेन द मीडिया टोल्ड अस अबाउट इट। बट इफ कोई अगर ऐसा केस हो, नॉट झेलम बट एनी अदर केस, गॉड फॉरबिड, आए जिसमें स्टेट नहीं आ गया है, देन वी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो कैन एज अ सेपरेट एंटिटी
फाइल FIR हमने पहले भी की है। एक बहुत फेमस यहाँ पे स्कूल का केस हुआ था बच्चों की मोलेस्टेशन का, तो ब्यूरो कंप्लेनेंट बना था। इट्स नॉट एन इशू, वी कैन लीगली डू इट जब जरूरत हो तो। बट इस केस में आज वाले जेल में ऑलरेडी FIR हो गई, मुलजिम अरेस्ट हो चुका है और उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। उसको आज फोरेंसिक्स में लेके जाया गया और मेरी अभी AIG पंजाब से बात हुई है, बिकॉज मैं खुद भी इसमें पर्सनली इन्वॉल्व हूँ और हमारी टीम जो है वो लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है टू द विक्टिम्स फैमिली, बिकॉज हम बहुत देखते हैं कि वो लोग माली वसाइल की वजह से अपना केस नहीं परस्यू कर सकते, तो हम लोग उनको भी हेल्प कर रहे हैं एंड हम उनको ऑफर भी दे रहे हैं कि अगर बच्चा सेफ नहीं है घर पे तो हमारा पिंडी वाला सेंटर नियरेस्ट टू झेलम, तो उधर हम उसकी वील टेक केयर ऑफ हिज वेल बीइंग, हिज एजुकेशन, एवरीथिंग। इशू इज कि जब तक हम एक एग्जेम्पलरी पनिशमेंट नहीं मिलेगी और सेट नहीं होगी तो फिर ये मदरसों में चाहे हो या स्कूल्स में हो, ये केसेस सामने आते रहते हैं, आ रहे भी हैं। और इसमें द गुड थिंग इज कि एटलीस्ट केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, आप बहुत ज्यादा रिपोर्ट, एक हफ्ते में तीसरा केस है ये। अच्छा, यू वेरी राइट। हम पता है क्या, शायद हम सब मिलकर इस बात पे इतना एम्फेसिस नहीं करते और इस बात की दाद नहीं देते उन शहरियों की जो कोई केसेस रिपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि दिहाइयों ये केसेस छुपते आए हैं। वालिदैन अपनी इज्जत की खातिर, अपने बच्चों की इज्जत की खातिर, कमाल है उन वालिदैन का आजकल के जो केसेस हैं कि वो एक्चुअली खामोश होते आए हैं, बच्चों को खामोश कराते आए हैं। लेकिन हैट्स ऑफ टू यू जी, आप बहादुर लोग हैं और आप अपने बच्चे के लिए ये सही इक़दाम कर रहे हैं, क्योंकि जो ज्यादती कर रहा है असल में तो उसकी इज्जत खराब हुई है, आपकी इज्जत पे तो कोई हर्फ नहीं आया। सारा ये बताएं, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जब ऑफर करता है अपनी हेल्प और असिस्टेंस, जिस तरह अभी आप बता रही हैं कि रावलपिंडी में भी आप लोगों का सेंटर है, वहाँ चले जाएं, तो क्या पेरेंट्स जो होते हैं बच्चों के या उनके गार्डियंस इस बात को मानते हैं, वो चाहते हैं कि रिहेबिलिटेट हो वो बच्चे, समझते हैं कि वो बच्चे ट्रॉमा से गुजरे हैं? में वो इंटरेस्टेड होते हैं जब वो जेन्युइनली चाहते हैं उनके बच्चे का अच्छा मुस्तकबिल हो। जैसे रिजवाना टॉर्चर केस आपने देखा, रिजवाना इज लिविंग विद अस, उसके पेरेंट्स खुद मान गए, दे वर कन्विंस्ड कि इसकी बेहतरीन जो इसके फ्यूचर वो वहाँ पे बन सकता है द चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, तो हम उसको एजुकेशन और सब दे रहे हैं। लेकिन ऐसे भी वाकयात है, आपके जियो के किसी ने, आपके बड़े एक सीनियर वहाँ पे जर्नलिस्ट ने मुझे केस रिपोर्ट किया लाहौर का, जहाँ पे एक वालिद मजदूरी करता था और बच्चों को पुल पे बिठा के पूरा दिन 4 बच्चे एक ब्रिज पे बस बैठे रहते थे, भीख मांग रहे थे। हमने उनको रेस्क्यू किया, वो इमीडिएटली वालिद आ गया हमसे लेने के लिए कस्टडी, और मैं उसको मना रही थी, आई वाज ट्राइंग टू कन्विंस हिम कि यहाँ रहने दें, हम इसको सब कुछ, इनकी एजुकेशन, इनको एम्प्लॉयमेंट दिलाएंगे बड़े होके, एवरीथिंग। बट वो कहता है कि नहीं, वो मेरे पाँव पड़ गया लिटरली कि नहीं हमें बच्चा वापस दे दो। उसकी माँ भी नहीं थी बच्चों की, उसकी डेथ हो चुकी थी, लेकिन वो मानते नहीं है। तो कुछ केसेस में वो बिल्कुल मानते नहीं है। वन डे से कि बच्चा चाहे उसको कुछ भी हो, जितने वल्नरेबल हो, दे से हम ब्यूरो में नहीं रखेंगे, हम अपने पास जो रखेंगे ना। क्या रेजोल्यूशंस होती हैं? क्या वो डरते हैं इस तरह के इदारों से या उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं? क्या मतलब अगर कोई भी उनके अपने इंटरेस्ट ये होते हैं अब्दुल्ला कि वो बच्चों को एक्सप्लॉइट करके उनको यूज करते हैं। वो बच्चे बेगरी कर रहे थे, राइट, उनके लिए पैसे कमा रहे थे। अगर मैं ब्यूरो में रख लूंगी उन बच्चों को तो वो उनका वो मकसद तो फेल हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, हम अपने जज को कन्विंस करते हैं। हमने बहुत ज़्यादा जजेस को सेंसिटाइज भी किया इस बात पे कि आप बच्चे का फायदा देखें, और अगर उसका फायदा अपने सगे बाप के साथ भी नहीं है तो जस्ट ही शुड बी प्लेस्ड इन द ब्यूरो। I mean, those kids should be placed in the bureau. तो ये हम कर रहे हैं ऑलरेडी, बट इन दिस केस इट्स वेरी सैड, जो जेलर में भी आया और ऐसे आ रहे हैं कि जब तक सजाएं सामने आएंगी नहीं एग्जेम्पलरी, और इसके लिए स्पेशल कोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड विक्टिम प्रोटेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैन यू आल्सो ट्राई टू डेवलप अ प्रोग्राम जहां पे बच्चों को जो ट्रॉमा हुआ है उनकी मेंटल वेलबींग के लिए, उनको इस ट्रॉमा से निकालने के लिए रिमोटली या उनके पास जाकर उनको कुछ थेरेपी दी जा सके, उनको कुछ उनसे सिर्फ बात की जा सके? Of course, and Abdullah, you'll see, I'll also share the progress with you in this particular case of Jhelum कि ये जो बच्चे के साथ हुए, there are 2 other kids जिनके साथ sexual abuse हुआ and 7 और थे जिनके साथ सिर्फ attempt हुआ, abuse नहीं हो सका। And इनको हम क्या करेंगे, we'll provide them psychological counseling along with a private NGO. Our team, the bureau's team and a private NGO, we're in contact. We've already set up a mechanism. We'll be doing that for these children. And क्योंकि अगर वो ब्यूरो में नहीं एडमिशन करते, एटलीस्ट हमारी टीम्स वहाँ जाके इनकी साइको सोशल काउंसलिंग जो है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज़ देयर ऑफ कोर्स वो ट्रॉमा के शिकार होते हैं। लेकिन सारा आपने जो पहले बात की है ना, वी 100% एग्री विद इट, और हम भी कोशिश करते रहते हैं यही चीज़ आगे जाए कि जब तक सजाएं नहीं होंगी,
जब तक खौफ पैदा नहीं होगा तब तक डिटरेंस पैदा नहीं होगी और लोग ये करते रहेंगे, क्योंकि उनको पता है। अभी तानिया वाला केस में उसको पता था कि मैं बच जाऊंगा, वो तो रंगे हाथों पकड़ा गया, थोड़ी देर के लिए केस बना और फिर आगे इन्फ्लुएंशियल लोग उसको बचाने के लिए। तो ये जब तक सजाएं नहीं होंगी। सारा, थैंक यू सो मच बाय द वे फॉर बीइंग विद अस, और हम इस बात को दोबारा से और हम इस बात को जोर देते रहेंगे तक ये नहीं होंगे और इनकी सजाएं नहीं होंगी, इवन इफ इट इज अ डेथ पेनल्टी सजा। ब्रेक लेंगे, थोड़ी देर बाद वापस आएंगे। अच्छा जी, एग्जैक्टली इन 10 डेज, आज 8th है ना, 18 अप्रैल को न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान होगा या तो 18 को स्टार्ट होगा। और आर्मी चीफ जो है वो आज कौमी क्रिकेटर्स के एजाज़ में इफ्तार डिनर दे रहे हैं। आपको पता है ना, ये सारे काकूल गए हुए थे फॉर देयर क्या कहेंगे, फिटनेस ट्रेनिंग ही कहेंगे, कैंप जो लगा हुआ था। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी भी इस मौके पर मौजूद होंगे। बहरहाल इस वक्त पीसीबी में न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम मैदान में उतारने पर गौर हो रहा है। बड़ी पेशरफ्त ये हुई है कि यूएई की टीम से खेलने वाले उस्मान खान टीम में वापस आ रहे हैं। दिस इज गुड न्यूज़। उस्मान के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए अपना करियर और मोहता कुर्बान कर दिया है। एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने उन पर 5 साल के लिए यूएई में खेलने पर पाबंदी लगा दी है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कह चुके हैं कि एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड की पाबंदी के बावजूद उस्मान खान टीम में सिलेक्शन के अहल हैं। ऐसा हो जाता है तो पहली बार होगा कि पाकिस्तान टीम में बज़ाहिर 5 से 6 ओपनर्स एक साथ खेल रहे हैं। हाउ इंटरेस्टिंग दैट विल बी। यानी इससे पहले बाबर आजम, साइम अयूब, मोहम्मद रिजवान, फ़खर जमान, आजम खान भी ओपनिंग करते रहे हैं। हारिस रऊफ इंजरी के बायस स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे। हारिस रऊफ हैज नॉट बीन वेल फॉर अ व्हाइल नाउ। सोहेल इमरान, क्या हाल है आपका? कैसे हैं? सबसे पहले तो ये बताइए, उस्मान खान के बारे में पहले भी हमारी आई रिमेंबर बात हुई थी। इनके लिए बड़ा डू एंड डाई वाला मामला था, बट ही हैज चोजन टू स्टे बैक इन पाकिस्तान एंड ही हैज मतलब आपको लगता है कि बड़ा रिस्की इन्होंने ये फैसला लिया है? बिकॉज लोग तो चाहते हैं कि और बोर्ड से कहीं और जाके खेलें जहाँ शायद इतनी पॉलिटिक्स ना हो जितनी हमारे यहाँ है। अब्दुल्ला रुमा, बड़ी एक बात है कि सेक्रीफाइस किया है उस्मान खान ने। मुझे तो यही लगता है कि उनका एक ड्रीम था पाकिस्तान की तरफ से खेलने का। पहले उन्होंने डोमेस्टिक में भी अच्छा परफॉर्म किया था और उसके बाद उन्हें मौका जब नहीं मिला तो डिसहार्ट होकर वो चले जाते हैं या अपने रोजगार के सिलसिले में यूएई चले जाते हैं। अब उन्हें जब पता चला कि उन्हें मौका मिल सकता है तो उन्हें वो तमाम तर चीजें जो है वो कुर्बान की हैं, जिसके लिए आजकल जो क्रिकेटर्स हैं वो अपने मुल्क का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेते। हमें ऑस्ट्रेलिया की मिसालें हमारे सामने हैं, न्यूजीलैंड की मिसालें हमारे सामने हैं, वेस्ट इंडीज की मिसालें हमारे सामने हैं, लेकिन उस्मान खान का सिर्फ यही एक ड्रीम था कि उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से खेलना है और ग्रीन शर्ट्स पहनी है। तो उसी की बुनियाद के ऊपर उन्हें अपना एक जो कॉन्ट्रैक्ट थे, जो उनके अभी कॉन्ट्रैक्ट चल रहे थे जिसमें ILT20 है 120 लाख का बताया जाता है कि वो मुआहदा था। जो अबू धाबी T10 लीग होती है वहां पर उनका मुआहदा था। इसके साथ साथ उन्हें और भी बहुत ज्यादा लीग्स खेलने का मौका मिलना था, लेकिन उन्होंने यहाँ पर इसकी श्योरिटी उन्हें भी नहीं है कि उन्हें कितनी देर तक मुस्तकिल हिस्सा बनाया जाएगा। उनके पास कोई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। आया वो कामयाब होते हैं या नहीं होते, 5 साल की पाबंदी तो उनके सामने है। और यहाँ पर हमने पाकिस्तान में देखा है कि कई खिलाड़ियों का कम बैक होता है तो उन्हें फिर एक सीरीज के बाद बुला दिया जाता है। ये तो सोहेल खास तौर पे ये इनके लिए तो उस्मान के लिए बड़ा डू और डाई डिसीजन होगा कि ये ही हैज टू, मतलब देयर आर नो टू वेज। उनको बहुत ही ज़बरदस्त अभी परफॉर्म करना होगा परमानेंट जगह बनाने के लिए टीम में। तो ये हम ओपनर्स की जो बात कर रहे हैं कि जी 4 से ज़्यादा 5 हो जाएंगे, ये टीम सिलेक्शन में और टीम ऑर्गेनाइजेशन में ये सही बैठ जाएंगे? आपको याद होगा भी हाल ही में जब जनवरी में पाकिस्तान टीम ने न्यूजीलैंड का टूर किया था, उस सीरीज में भी बहुत ज्यादा ऐसे प्लेयर्स थे जो कि टॉप ऑर्डर में थे। अभी आप PSL में भी देखें तो हमारे यहाँ PSL में भी टॉप ऑर्डर में तमाम टीमों के जो खिलाड़ी हैं वो अच्छा परफॉर्म करते रहे। जिस तरह पाकिस्तान टीम का मसला मिडिल ऑर्डर है, इसी तरह हमने यहाँ पर देखा PSL में भी तो मिडिल ऑर्डर का मसला वहां पर भी नजर आया। अब सुनने में यही आ रहा है, बताया यही जा रहा है कि उस्मान खान को 4थे नंबर पर ट्राई किया जाएगा। पाकिस्तान टीम का मसला इस वक्त जो सबसे बड़ा है वो मिडिल ऑर्डर का ही है। अगर आप 4थे नंबर पर खिलाते हैं और वहां पर एडजस्ट कर जाते हैं उस्मान खान और एक अच्छी शुरुआत करते हैं पाकिस्तान की तरफ से खेलने के लिए, तो उनका
उनका करियर भी पाकिस्तान की तरफ से खेलने का लंबा हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान टीम जो है वो स्ट्रगल करती आ रही है यहाँ पर मिडिल ऑर्डर में, खासतौर पर T20 को अगर हम देखें, क्योंकि वनडे में अगर आप रिजवान को चौथे पे खिलाते हैं तो वहां पर भी 5वें और 6ठे पे आपको जरूरत है। तो एडजस्ट करना पड़ेगा लंबे रन के लिए, लंबे अपनी शुरुआत को लंबा करने के लिए मोहम्मद उस्मान खान को, कि वो अपने आप को तसलसल लाए और तसलसल के साथ मिडिल ऑर्डर में परफॉर्म करें। अच्छा, स्क्वाड का कल ऐलान होना है। अब ऑब्वियसली सारे तो फिटनेस ट्रेनिंग के लिए गए हुए हैं, आज उनका डिनर भी होगा आर्मी चीफ के साथ। हम इफ्तारी में भी इंटरेस्टेड है वैसे तो, हाँ, लेकिन स्क्वाड में भी इंटरेस्टेड। हाँ, जो चाहे पहले बता दें। डेफिनेटली जो टीम का अनाउंसमेंट था वो आज एक्सपेक्ट किया जा रहा था, क्योंकि 7 को बताया गया था कि उनकी सिलेक्शन कमेटी की हतमी मीटिंग होना है, लेकिन 8 को, क्योंकि जिस तरह का आपने भी जिक्र किया, इफ्तार डिनर है बड़ा पुरवकार किस्म का आर्मी चीफ की तरफ से दिया जा रहा है, जिन खिलाड़ियों ने यहाँ पर शिरकत की थी काबुल के फिटनेस कैंप में, उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला अहदेदारान जिनमें चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी शामिल है, इसके साथ साथ सिलेक्टर्स को भी वहाँ पर दावत दी गई है। तो इसलिए एक दिन के डिले के साथ इसका अनाउंसमेंट किया जा रहा है, और इसकी तस्दीक भी बाद में कर दी थी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कि पाकिस्तान टीम का अनाउंसमेंट कल होगा। 18 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान करने जा रही है अब तक की इतलात के मुताबिक, जिनके ऊपर इत्तेफाक पाया है कौमी सेलेक्टर्स का, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वहां पर हमें भी मौका मिलेगा। 18 खिलाड़ी हैं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा नाम होगा जो कि हैरान कौन ऐसा होगा नाम, 1-2 के ऊपर अभी तक गुफ्तगू चल रही है, अदरवाइज तकरीबन जो है वो फाइनलाइज कर लिया गया है 18 रुकनी स्क्वाड को, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में हिस्सा लेगा। कुछ आप कौन नहीं होगा ये बता सकते हैं? जी अब्दुल्ला, मैंने जिस तरह बताया आपको कि जो इरफान नियाजी हैं, आमिर जमाल के साथ उनकी टाई थी, लेकिन ज्यादा कुर्रा जो है वो तरफदारी जो हो रही है वो यही हो रही है कि इरफान नियाजी को जो है हमें आजमा लेना चाहिए, क्योंकि आमिर जमाल ने टेस्ट में अच्छी परफॉर्मेंस दी थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसके बाद जो T20 सीरीज थी उसमें नहीं परफॉर्म कर पाए थे। ज्यादा इंप्रेसिव। अच्छा, ये भी बताइएगा अभी, क्योंकि हम बड़े दिनों से यही रिपोर्ट कर रहे हैं कि इनका जो ट्रेनिंग क्या फिटनेस कैंप जो लगा हुआ है, क्यूरियोसिटी हमें ये है कि हम हमेशा जब भी मैच के दौरान इनको देखते हैं, भाग नहीं सकते, कैच नहीं कर सकते, हम ब्लेम करते हैं उसको फिटनेस पे। तो क्या नुमायां डिफरेंस हमें नजर आने वाला है इन सारों की फिटनेस में, क्योंकि इतनी इंटेंस ट्रेनिंग की है? वैसे ये 1 हफ्ते की है, 10 दिन की ट्रेनिंग, चलिए इमीडिएट जो सीरीज होगी उसमें तो बेनिफिशियल हो सकती है, बट द बॉयज आल्सो हैव टू, तो करना होगा, हाँ, यू नो, कीप अप विद इट। जी बिल्कुल, सारे का सारा अब जिम्मेदारी जो है वो खिलाड़ियों के ऊपर है कि वो इसको जो आया है उनकी असेसमेंट की गई है, उसमें उन्होंने कौन से गोल अचीव किए हैं, उसको मेंटेन रखना जो है वो प्लेयर्स के ऊपर है। ये नहीं होना चाहिए कि अगर उन्हें 3 से 4 दिन ईद की छुट्टियां मिली हैं और उसमें जाके वो बिरयानी और मुरक्कन ग़िज़ाएं खाएं और चांपे खाएं, रोज की हुई है। तो अब ये कौन मेक श्योर करेगा? मतलब ये तो हम सुने, अब ग्रिल्ड चांपे तो खा ही सकते हैं। नहीं तो इतना मतलब इतना सेंस, लेकिन दुम्बा कढ़ाई नहीं खानी चाहिए। हाँ, नानों के साथ, वो भी नानों के साथ, जो कि प्लेयर्स में खासी मशहूर है। और इसकी बुनियाद के ऊपर कई खिलाड़ी जो हैं वो फिटनेस टेस्ट में फेल भी माजी में हो चुके हैं और टीम से भी दूर हो चुके हैं। उन्हें दुम्बा कढ़ाई से बगैर वो रह नहीं सकते थे। हमारे बहुत ही मायानाज, मतलब कह सकते हैं नहीं, जिसको लग जाए तो वो नहीं रह सकते, वो शौकीन लोग वो फिटनेस के दौरान भी, बल्कि कुछ लोग तो दिस इज नॉट फॉर क्रिकेटर्स, लेकिन बहुत से लोग एक्सरसाइज और जिम और फिटनेस इसीलिए करते हैं ताकि वो लिटरली खा सकें जो खाना चाहते हैं। आप जानते हैं ऐसे कुछ लोगों को? हाँ, आप ही। जी, मैं हूँ। बट यू नो दिस, ये प्रोफेशनल हैं ज़ाहिर है, और इसकी और इनको और तरीके से अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी। वो भी किस्से हैं कि बहुत से हमारे खिलाड़ी पराठे के बगैर उनका नाश्ता, वो कहते हैं जी हम सवाल ही नहीं पैदा होता कि वी कैन फंक्शन विदाउट अ पराठा। दिस सीम्स अ लिटिल अनफेयर, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन सोहेल, हम वैसे ही अपनी कमेंट्री कर रहे हैं कि अनफेयर सा लगता है ना। देखो, जो फिटनेस अभी उनकी ट्रेनिंग पूरी खत्म हुई तो लो जी ईद आ गई, ईद इज ऑल अबाउट फूड, और फिर ईद खत्म होगी तो फिर हमारा पूरा टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी चैलेंजिंग। उन पे मेहनत की गई है, उन्होंने खुद भी की है, तो ख्याल रखेंगे ही। सो सोहेल, कल हम आपसे फिर रब्ता करेंगे और कल तक हमारे पास कुछ और क्लियर पिक्चर होगी स्कॉट के ऐलान के मुताबिक। डिनर के मेन्यू का अगर आपको पता चला जो आर्मी चीफ के साथ हो रहा है तो बता दीजिए, तस्वीरें शेयर कर दीजिएगा इंशाल्लाह। सो वी आर गोना सी यू टुमारो।